नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज से हम हमारी जो एक सीरीज थी मध्यकालीन इतिहास की डिटेल सीरीज, उसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम मध्यकाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट वंश है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मुगल साम्राज्य, उस पूरे मुगल साम्राज्य को यहां पे कवर करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट कवर करेंगे और पूरी डिटेल में कहानी की तरह इस तरह से कवर करेंगे कि आपके सारे फैक्ट भी कवर हो जाएंगे। आपको दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सब आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इससे पहले हमने मध्यकाल में जो पूर्व राजवंश थे उनको कवर किया, दिल्ली सल्तनत से पहले के जो राजवंश थे, पूरी दिल्ली सल्तनत को कवर किया, उनके प्रशासन को देखा। इसके बाद बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अब हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहां से करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे और फिर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, इससे जुड़े सभी तथ्यों को कवर कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य जो था या मुगल वंश जो था, ये 1526 में इसकी स्थापना भारत में होती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई। 1526 से लेकर 1857 तक भारत में मुगल शासन चलता है। ठीक है, लगभग 300 सालों तक ये भारत में राज करते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किस युद्ध में पराजित किया? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। प्रमुख मुगल शासक कौन कौन से हुए? 300 से ज्यादा सालों तक इनका शासन चला, लेकिन प्रमुख मुगल शासक जो थे वो 6 थे, जिसमें पहला बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन्हीं 6 के बारे में हम अगली कुछ क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बाबर को पूरा कवर कर जाएंगे, इसी प्रकार इन सभी को कवर करेंगे और फिर उत्तरवर्ती मुगल शासकों को। मुगल वंश का जो ध्वज था, जो इनका झंडा था, हरे रंग का बैकग्राउंड था, हरे रंग की पृष्ठभूमि, उस पर सूर्य और बाघ का चित्र अंकित होता था। ठीक है, मुगल साम्राज्य समाप्त होता है 1857 में, लेकिन मुगलों के पतन की शुरुआत कहां से हो गई थी, यह क्वेश्चन पेपर में आता है। मुगल के पतन की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। यह एक बेसिक जानकारी, बेसिक आइडिया मुगल वंश के बारे में कि कब स्थापित हुआ, किसको हराकर स्थापित हुआ, वो सब हमने देखा। समाप्त हुआ मुगल साम्राज्य 1857 में। इसका जो आखिरी राजा था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, पहला राजा बाबर और आखिरी बहादुर शाह जफर। ये कुछ बेसिक आइडिया। मुगलों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें, यहां से भी सवाल आ जाते हैं कि माता की ओर से वे किसके वंशज थे, पिता की ओर से वे किसके वंशज थे। मुगल जो थे वो तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था। ठीक है, पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के 5वें वंशज थे और माता की ओर से मंगोल चंगेज खान के 14वें वंशज थे। तो मुगल जो थे वो तुर्क शासक तैमूर के भी वंशज थे पिता की ओर से, और माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खान के भी वंशज थे। ठीक है, यानी जो दो प्रमुख राजा हुए मध्यकाल में, एक चंगेज खान हुआ, तैमूर लंग हुआ, उन दोनों का मिश्रण कौन हुए? वे मुगल हुए। ठीक है, अब देखिए, दोनों का नाम मुगलों से जुड़ा हुआ है, तैमूर का भी और चंगेज खान का भी, यानी मंगोलों का भी। मुगल अपने आप को क्या मानते थे? मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तैमूर लंग का वंशज कहलाने पर उनको गर्व वहां पर होता था। चंगेज खान से वो थोड़ा अलग ही रहते थे। चंगेज खान के साथ कई सारी घटनाएं जुड़ी हुई थी नरसंहार की, तैमूर लंग के साथ भी जुड़ी हुई थी, लेकिन तैमूर लंग ने भारत जैसे बड़े से देश पर अपना आक्रमण किया था, वहां पर उसने जीता था, तो तैमूर का वंशज वो अपने आप को कहते थे। इसी वजह से मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनके बैकग्राउंड का एक बेसिक सा आइडिया कि मुगल किस के वंशज थे, अपने आप को वो किसका वंशज मानते थे। ठीक है, अब बात करेंगे मुगलों के संस्थापक, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में।
बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं। बहुत सारी किताबों के मिक्स नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग किताबों से फैक्ट यहां पर मिलेंगे, जिससे आपको सारे तथ्य एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बाबर जो था यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका पूरा नाम जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसको भी ध्यान रखना, एक पेपर में पूछा गया था बाबर का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो बाबर का पूरा नाम जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। शुरुआत में बेसिकली इसका नाम केवल जरीरुद्दीन मोहम्मद था, बाद में इसे इसी आक्रामकता के कारण बाबर भी कहा जाने लगा। बाबर का अर्थ तुर्की भाषा में होता है बाघ, ठीक है। तो बाबर का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना। बाबर की जो मातृभाषा है वो भी तुर्की है, इसको भी ध्यान रखना, बन सकता है सवाल। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। इसका जन्म अंदीजान, जो कि फरगना में पड़ता है, वर्तमान उज्बेकिस्तान के अंदर ये आता है, ठीक है। तो फरगना के अंदीजान नामक जगह पर बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जो पिता था इसका नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा, पिता यानी पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे, तो पिता तैमूरी वंश के और माता मंगोल वंश की, ठीक है। बाबर मूलतः तुर्की के चगताई वंश से संबंधित था, जिसे मुगल कहा गया। एक सवाल आया था पेपर में कि बाबर के द्वारा किस नवीन शाखा की स्थापना करी गई। तो बाबर जो दोनों का मिश्रण था, इसने एक नए वंश की स्थापना करी, एक नई शाखा बनाई तुर्कों की, जिसे कहा गया चगताई शाखा, और इसी चगताई शाखा को आमतौर पर मुगल कहा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि भारत में चगताई वंश की स्थापना किसने करी या तैमूरियन वंश की स्थापना किसने करी, वो दोनों किससे जुड़ा है, वो मुगलों से जुड़ा है, ठीक है। फरगना का शासक ये कब बना? फरगना का शासक जहां इसका जन्म हुआ, फरगना में इसका जन्म हुआ था, छोटा सा राज्य था उज्बेकिस्तान के। फरगना के अंदीजान में इसका जन्म हुआ 1483 में। इसका जो पिता था वो फरगना का शासक था। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और 1494 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में यह फरगना का शासक बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, किस वर्ष फरगना की गद्दी पर बैठा? 1494 में। इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। आगे हम इसकी आत्मकथा के बारे में, उससे जुड़े तथ्यों के बारे में और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना कि बाबर की जो आत्मकथा है वह तुजुक ए बाबरी है, जिसे बाबर ने खुद लिखा है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक है। बाद में इसका पायंदा के द्वारा फारसी भाषा में और अब्दुल रहीम खाने के द्वारा भी फारसी भाषा में इसका कन्वर्जन किया गया, ठीक है। उसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। बाबर की कुछ युद्ध तकनीकें थी जो पेपर में आती हैं कि उसने इन तकनीकों का इस्तेमाल किया और इनको किस से सीखा, तो उसको भी नोट कर लीजिए। बाबर की जो युद्ध शिक्षा थी उसमें उसकी सबसे महत्वपूर्ण थी तुलुगमा नीति। तुलुगमा नीति उसने उज्बेकों से ली थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उज्बेकों ने उसको सिखाया, उज्बेकों ने उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, वहां से बाबर ने इसे ग्रहण किया, ठीक है। इसी प्रकार बंदूकों का प्रयोग बाबर ने ईरानियों से ग्रहण किया और घुड़सवारी तुर्कों से उसने ग्रहण करी, ठीक है। सवाल आता है, बाबर ने तुलुगमा नीति किससे ग्रहण करी? तो आप कहेंगे उज्बेकों से, ठीक है। ये हमने बाबर का जो सामान्य परिचय है कि इसने कौन सी वंश की शाखा स्थापित करी, कहां इसका जन्म हुआ, क्या इसका नाम था, वो सब हमने देखा। अब बाबर ने डायरेक्ट भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत आने से पहले इसने काफी संघर्ष किया मध्य एशिया में, वहां से भी सवाल आता है, अब हम उसको कवर करेंगे। भारत आने से पूर्व बाबर का संघर्ष देखिए। बाबर ने समरकंद को जीता 1497 में और 1510 में। देखिए 1494 में यह फरगना का शासक जीत चुका था। फरगना के नजदीक में ही एक और प्रमुख राज्य था जिसका नाम था समरकंद। समरकंद को जीतने का प्रयास इसने 1494 में भी किया, वहां पर यह पराजित हुआ। इसके बाद 1497 में इसने समरकंद को जीत लिया, लेकिन केवल 100 दिन ही वहां पर अपना अधिकार रख पाया और दोबारा पराजित हो गया। 1501 में इसने दोबारा से समरकंद को जीता, लेकिन 8 महीने ही वहां पर इसने शासन किया। बेसिकली 1501 में जब इसने समरकंद को जीता, समरकंद में इसको उतना धन नहीं मिला यहां पर, जब इसने लंबा शासन यहां पे शुरू किया। पहली बार तो 100 दिन ही रह पाया था,
दूसरी बार महीनों यहां पर टिका, लेकिन इसे उतना पैसा यहां से नहीं मिला, उतनी आय नहीं हुई, तो ये यहां से हटकर फिर वापस कहां चला गया? फरगना में चला गया। जब फरगना में गया तब तक फरगना में उज़्बेकों ने जहांगीर मिर्जा, जो बाबर का सौतेला भाई था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो फरगना उसके हाथ से चला गया। समरकंद छोड़कर वो गया। जब समरकंद छोड़कर गया, समरकंद में एक उज़्बेक जिसका नाम था सैबानी खान, ये गद्दी पर आ गया। तो दोनों जगहों से ही बाबर बाहर हो गया। एक युद्ध इसके बाद लड़ा गया 1502 में, जिसका नाम है सर-ए-पुल का युद्ध। जो ये सर-ए-पुल का युद्ध था, यह 1502 में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और उज़्बेक शासक सैबानी खान के मध्य में हुआ था। ठीक है, वही सैबानी खान जिसने समरकंद को जीत लिया था। इसी युद्ध में उज़्बेकों ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया और बाबर को बुरी तरह यहां पर हराया था। ठीक है, बाद में पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ, आगे हम विस्तार से देखेंगे, बाबर ने इसी नीति का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को हराया। तो बाबर के द्वारा जो तुलुगमा नीति थी, जो पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल करी गई, वो सबसे पहले बाबर के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, इसी युद्ध में जब सैबानी खान ने उसे हराया था। ठीक है, बाबर ने तुलुगमा पद्धति को उज़्बेकों से सीखा, यही सवाल आपके पास बनता है। और भारत में इसका पहला प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, बाबर यहां पर हार जरूर गया था। इसके बाद उसे लग रहा था, जब वो 1502 में युद्ध में हारा, कि उसका भी इस इलाके में कुछ नहीं होगा। उसी बीच 1504 में बाबर ने काबुल और गजनवी को जीत लिया और 1510 आते आते बाबर ने दोबारा से समरकंद को जीत लिया। 1510 में इसने समरकंद को दोबारा से जीत लिया। इस बार बाबर की मदद ईरान के जो शाह इस्माइल थे, इन्होंने करी, जो ईरान का शासक था। इसकी मदद से बाबर समरकंद का शासक बना, लेकिन फिर जल्दी ही उज़्बेकों ने बाबर को दोबारा से हरा दिया। तो बार बार उज़्बेकों से वो पराजित यहां पर हो रहा था। तो ये था बाबर और समरकंद वाला पूरा घटनाक्रम, जिसके हमने फैक्टों को भी देखा कि किसके साथ लड़ाई लड़ी, कब वो जीता, किस युद्ध में तुलुगमा नीति आई और वह युद्ध कब हुआ। ठीक है, इसी बीच जैसा हमने ऊपर देखा कि बाबर ने 1504 में काबुल को जीत लिया था। यह उसकी एक इंपॉर्टेंट जीत थी, क्योंकि फरगना उसके हाथ से जा चुका था, समरकंद उसको मिल नहीं रहा था। जब उसे लग रहा था कि इस इलाके में उसका कुछ भी नहीं हो सकता, काबुल को उसने जीत लिया, गजनी को उसने जीत लिया और 1504 में काबुल का शासक वो बन गया। ठीक है, यानी 1504 में काबुल और गजनी दोनों पर बाबर का अधिकार हो गया। 1507 में इसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग दिया। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसके सौतेले भाई का नाम क्या था? जहांगीर मिर्जा। तो मिर्जा जो थी वो इन लोगों की पैतृक उपाधि थी। मिर्जा उपाधि को त्याग दिया, पादशाह या बादशाह की उपाधि को इसने धारण कर लिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस वर्ष बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि को धारण किया? तो भारत जीतने से पहले यह बादशाह की उपाधि धारण कर चुका था 1507 में। ठीक है, तो ये इसका भारत आने से पूर्व जो संघर्ष चल रहा था उसको हमने देखा। सवाल आता है, बाबर ने किस वर्ष काबुल को जीता, किस वर्ष उसने पादशाह की उपाधि धारण करी, वो सारी बातें। ठीक है, अब बाबर भारत की ओर आएगा। भारत आने का कारण क्या था? बाबर जब वहां जीत रहा था, काबुल को जीत गया था, फिर उसके बाद वो भारत की तरफ क्यों आया? देखिए, भारत आने के प्रमुख कारण थे जिस वजह से बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया। पहला कारण था भारत की अपार संपत्ति। उसने सुना हुआ था कि भारत में सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, भारत में अपार संपत्ति मौजूद है। ठीक है, उस समय जो मध्य एशिया के जितने भी आक्रांता थे उन सभी ने इसी बात को सुना हुआ था कि भारत में धन धान्य है जो है वो बहुत ज्यादा है, पैसे की कमी वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। सोने चांदी का देश भारत को कहा जाता था। इसके अलावा एक ये भी कहा जाता है कि ये कोई बूढ़ी औरत थी और उससे बाबर ने तैमूर की कहानी सुनी थी कि कैसे वो भारत से अपार संपत्ति लेकर आया था, बहुत सारे कारीगर वहां से लेकर आया था। तो भारत की संपत्ति ने उसे आकर्षित किया। दूसरा, दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति। बाबर के उस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर स्थिति में था। जो प्रमुख शासक था यहाँ का सिकंदर लोदी, वो 1517 में मारा जा चुका था, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन जो पड़ोस के सारे राज्य थे, जैसे बंगाल के अंदर नुसरत शाह था, पंजाब के अंदर दौलत खान था, मेवाड़ में राणा सांगा थे, उनकी लगातार संघर्ष वहां पर चल रहा था।
मध्य एशिया में उज्बेकों से वो लगातार हार रहा था, तो उसे एक सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए भी भारत की ओर आया। ये कारण पूछ लिए जाते हैं। आपके पास कथन वाले क्वेश्चन अब ज्यादा बनने लगे हैं। सवाल आता है बाबर भारत का आगने का कारण क्या था। ये 4 कथन आपको दे देगा, फिर आपको चुनना है कौन सा सही है। बैकग्राउंड के साथ पढ़ेंगे, चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी को भी कवर किया पूरा, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा, हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी देखा। ठीक है, मध्य एशिया में उज्बेकों से लगातार वो हार रहा था। ऊपर हमने सारा कुछ देखा। भारत में कोई सार्वभौमिक सत्ता उस समय नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दिल्ली सल्तनत जरूर थी, लेकिन जो बाकी के राजा थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र समझते थे और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो कोई एकीकृत सत्ता भारत में नहीं थी और यही उसे मौका लगा। अब डायरेक्ट बाबर ने भारत के ऊपर पानीपत के युद्ध में आक्रमण किया वो नहीं था, उससे पहले उसने 4 आक्रमण और किए, हम उनको देखेंगे। उससे पहले बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य और उनके शासक, देखिए बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कौन कौन किस किस जगह पर शासन कर रहा था। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, सिंध पर शाह हुसैन अरगून का शासन था, इसको आपने ध्यान रखना है, अरगुन या अरमून इसको लिखा गया है। कश्मीर में मोहम्मद शाह का शासन था, मालवा में महमूद शाह द्वितीय का शासन था, गुजरात में बहादुर शाह, इसे करना ठीक है, गुजरात में किसका शासन था, बहादुर शाह। बंगाल में नुसरत शाह का शासन था, मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह या जिन्हें राणा सांगा कहा गया है, राणा सांगा का शासन था। बहमनी सल्तनत की बात करें, दक्षिण भारत में 2 प्रमुख सल्तनतें या 2 प्रमुख साम्राज्य उस समय थे, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य। लेकिन बाबर के आने से पहले ही 1518 से ही बहमनी साम्राज्य का विखंडन शुरू हो गया था। बहमनी साम्राज्य उस समय भी था, इनका जो राजा था उसका नाम कलीमुल्लाह था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। बाद में 1527-28 के आसपास पूरा बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। उसकी बात हमने बहमनी साम्राज्य वाले वीडियो में डिटेल से करी थी, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 5 सल्तनतें उस समय थी और विजयनगर में कौन था, कृष्णदेव राय उस समय विजयनगर के शासक थे। ठीक है, तो भारत आक्रमण के समय बाबर के कौन कौन कहां पे शासन कर रहा था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब भारत पर बाबर के शुरुआती आक्रमण, हमने उसका बेसिक आइडिया देख लिया, उसके संघर्ष को देख लिया, कैसे वो वहां पर हारा, भारत आने के कारणों पर चर्चा कर ली। अब उसके आक्रमण की बात यहां पर करते हैं। बाबर ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण 1519 में किया था। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाजौर और भेरा पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है, यह आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इन्हें भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था उस समय। जो ये बाजौर और बैरा के दुर्ग थे, इनको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, तो बाबर का जो पहला आक्रमण था वो 1519 पर हुआ भारत में। भारत के जो सीमावर्ती इलाके थे बाजौर और बैरा, इनको उसने जीता, इनको उसने आक्रमण किया। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने बाजौर को जीत लिया और भेरा, या जिस कुछ जगहों पर भेरा भी लिखा गया है, इस किले को भी जीत लिया। ठीक है, यह भारत विजय का पहला प्रयास था बाबर के द्वारा। ठीक है, यानी भारत पर किया गया पहला आक्रमण। इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। सवाल आएगा, निम्न में से किस युद्ध में या किस पर आक्रमण करते समय बाबर ने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया? तो वो था आपका बाजौर और भेरा किला 1519। अपनी आत्मकथा में बाबर खुद लिखता है कि बाजौर किले को जीतने के लिए उसने बारूद और तोप का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना कि सबसे पहले बारूद और तोप का इस्तेमाल बाबर ने किस युद्ध में किया? तो भारत के जो सीमावर्ती इलाके थे यहां पर। भारत के अंदर किस युद्ध में किया? तो वो होगा पानीपत का युद्ध। ठीक है, यह बाबर का पहला आक्रमण था भारत पे। इसके बाद बाबर का दूसरा आक्रमण हुआ 1519-20 में। पेशावर और भेरा पर दोबारा से उसने आक्रमण किया, भेरा को जीता। तीसरा आक्रमण सियालकोट पर किया। चौथा आक्रमण उसने लाहौर पे किया। तो पानीपत का जो आक्रमण था वो बाबर का 5वां आक्रमण था भारत पे। उससे पहले उसने 4 आक्रमण किए थे, उन चारों को हमने देखा। एक बार एक क्विक रिवीजन इन चारों आक्रमण का, इन 5 आक्रमण का कर लेते हैं और फिर डिटेल से बात करेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में। पहला आक्रमण जैसे मैंने कहा 1519 में बाजौर और भेरा को जीता।
दूसरा आक्रमण 1520 में पेशावर को यहां पर जीत लिया, भेरा को दोबारा से जीता। तीसरा आक्रमण 1521 में किया, सियालकोट को जीता। चौथा आक्रमण उसने 1524 में किया था, जो कि लाहौर के ऊपर था, साथ में पेशावर को भी जीता। तो लाहौर, पेशावर, इनको भी उसने जीत लिया। सिर्फ अगर आएगा बाबर ने पेशावर कब जीता तो आप सेकंड वाले को बताएंगे, लाहौर पूछेगा तो चौथे वाले को बताएंगे, ठीक है। इसी चौथे वाले युद्ध के बाद बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया जाता है। 1526 में वो भारत पर आक्रमण करता है, जो उसका 5वां आक्रमण था, भारत पर किया गया। 1526 में हुआ, पानीपत में यह आक्रमण हुआ था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध हरियाणा में पानीपत आपका आता है, ठीक है। अब बात करेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में। उसके हमने 4 शुरुआती आक्रमणों को देख लिया, किस आक्रमण में उसने क्या जीता। पहले वाला आक्रमण से सवाल आते हैं ज्यादा, जो उसने बाजौर और भेरा पे किया था। बाकी की केवल संख्या और क्रम को आपने याद करना है, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण। पहला आक्रमण 1519 में किया, दूसरा 20 में किया, तीसरा 21 में किया, चौथा 24 में, और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण वो 1526 का आक्रमण था, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? तो 3 इंपॉर्टेंट लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था, जिसमें पहला नाम आता है दौलत खान लोदी। यह पंजाब का उस समय सूबेदार था, यानी पंजाब का गवर्नर था। दूसरा आता है आलम खान लोदी, यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। और तीसरा नाम आता है मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक राणा सांगा का। इन्हीं तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था, ठीक है। देखिए, उस समय जो घटनाक्रम था, जो पानीपत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है तो उसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। दौलत खान लोदी जो था, इसको दिल्ली बुलाया गया, ये गया नहीं। जो दौलत खान लोदी था, आता ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता था। तो अपनी आय का कुछ हिस्सा इसे दिल्ली सल्तनत को देना होता था, जो ये नहीं देता था। तो इब्राहिम लोदी के आक्रमण का खतरा इसके ऊपर बना हुआ था। इसने अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास भेजा और उसे भारत पर आक्रमण करने को कहा, ठीक है। इसी बीच जो आलम खान लोदी था, यह भी गद्दी पर आना चाहता था, इब्राहिम लोदी से पराजित हो चुका था। यह भी पहुंच गया बाबर के पास उसे बुलाने, ताकि वो इब्राहिम को हराए और इसे गद्दी पर बैठाए। तीसरे थे राणा सांगा, ये भी अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, लूटपाट करके वापस चला जाएगा, फिर एक शक्ति बचेगी, इनकी शक्ति यहां पर बचेगी और फिर ये शासन करेंगे। तो 3 प्रमुख लोगों ने जिन्होंने निमंत्रण दिया था बाबर को, वो ये थे, ठीक है। बाबर को भी लगा कि जब भारत से 3 इंपॉर्टेंट जो शासक हैं वो उसको आक्रमण के लिए बुला रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, तो बाबर को लगा ये बहुत अच्छा मौका है इंडिया को जीतने का, दिल्ली सल्तनत को हराने का, ठीक है। बाबर ने 1525 में भारत की ओर, फिर दिल्ली की ओर उसने अपना रुख किया। 1526 में पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने आ गई। अब देखिए, अब हम इस युद्ध की बात करेंगे। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अब आपको अच्छे से याद है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बैकग्राउंड क्या था, किसने निमंत्रण किया, वो सारी बातें। एक और चीज ध्यान रखना, एक और सहयोग की बात करी गई थी राणा सांगा के द्वारा। यह कहा गया था कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा, उसी समय राणा सांगा आगरा के ऊपर भी आक्रमण करेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखना, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख लोग थे और 1000 हाथी लोदी की सेना में थे। दिल्ली सल्तनत की सेना उनकी काफी विशाल थी। बाबर की सेना में केवल 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें बाबर की सेना में थी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का इस्तेमाल किया। तुलुगमा नीति जो एक अर्धचंद्राकार नीति की तरह है, शत्रु को चारों ओर से घेर कर हराना, इस नीति को कहते हैं तुलुगमा नीति। यानी बेसिकली जैसे मान लीजिए 2 सेनाएं हैं, एक सेना इधर है, एक सेना आपकी इधर है, तो एक सेना को ऐसे अर्धचंद्राकार यहां पर बना दिया जाता है और दूसरी सेना को उसके अंदर फंसा कर ऐसे घेर कर फिर मार दिया जाता है। यही थी तुलुगमा नीति, जिसका प्रयोग बाबर के खिलाफ पहले हो चुका था, वो इसको भुगत चुका था। अब उसने इसे उज़्बेकों से सीख लिया, ग्रहण कर लिया और इसी नीति का प्रयोग उसने अपनी इस छोटी सी सेना के साथ किया और एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति, जिसे रूमी पद्धति कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया। 2 गाड़ियों के बीच में कैसे तोप को लगाया जाए,
जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान शत्रुओं को हो सके, इसको कहते हैं उस्मानी पद्धति, जिसे उसने उस्मानियों से ग्रहण किया था, इसी को रोमी पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी भारत में बाबर ने किया था। भारत में पहली बार युद्ध में तोपों बंदूकों का उपयोग बाबर के द्वारा ही किया गया, पानीपत के युद्ध में किया गया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसके विशाल तोपखाना था। इसको भी ध्यान रखना, तोपखाना, तोप का इस्तेमाल उसने सबसे पहले किया भारत में, यही इसकी जीत का मुख्य कारण था। बाबर के तोपची कौन थे, यह क्वेश्चन बन जाता है। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसमें सबसे प्रमुख था उस्ताद उल अली कुली। इसका नाम आपने ध्यान रखना है। बाबर का प्रमुख तोपची कौन था, उस्ताद अली कुली। इसके अलावा मुस्तफा खान भी बाबर का निशानेबाज था। ठीक है, जैसे हमने देखा कि तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल पहली बार इस युद्ध में हुआ, तो तोप खाने का जो प्रमुख था वो उस्ताद अली कुली था, और बंदूकचियों का जो प्रमुख था वो मुस्तफा खान था। ठीक है, सेनापति जो था वो अब्दुल अजीज था, मोहिब अली था। इनसे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, तोपचियों के नाम पूछे जाते हैं। युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी और उसका मित्र विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर के शासक थे, उनकी भी मृत्यु यहां पर होती है। सवाल आता है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ कौन से भारतीय शासक भी मारे गए थे, तो वो थे विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर के शासक थे। ठीक है, इन्हीं विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को, जो बाबर का बेटा है, कोहिनूर हीरा उसे मिला, जिसे उसने बाबर को दे दिया था। तो मुगलों को कोहिनूर हीरा पानीपत के युद्ध के बाद मिला। हुमायूं को यह हीरा मिला था कहां से, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के परिवार से, वह भी इसी युद्ध में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन इतिहास का पहला राजा जो युद्ध स्थल में मारा गया वो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, बाबर ने युद्ध को जीत लिया। भारत विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली सल्तनत के अधिकार में दिल्ली, आगरा, ये पूरा इलाका आता था, वो अब बाबर का हो गया। तो भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हर काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुखी कहा गया, उपहार स्वरूप दिया था। देखिए, बाबर के सिक्कों को लेकर सवाल आता है कि बाबर ने किस नाम से सिक्के चलाए थे, तो बाबर ने एक सिक्का शाहरुखी के नाम से चलाया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जब उसने भारत को जीत लिया, पानीपत के युद्ध को जीत लिया, तो काबुल के हर एक व्यक्ति को उसने एक एक चांदी का सिक्का दिया, और इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि लोगों के द्वारा, काबुल के लोगों के द्वारा दी गई। ठीक है, तो यह था पानीपत का युद्ध, उसका बैकग्राउंड, क्या घटनाएं घटी, वो सब हमने देखा। पानीपत के युद्ध का महत्व, क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट युद्ध था। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। सवाल आता है, किस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, पानीपत का पहला युद्ध। इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। इसी युद्ध में पहली बार तोपखाना और बारूद का प्रयोग किया गया। तुलुगमा और रोमी जैसी नई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल भारत में किया गया पहली बार। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस युद्ध के दो तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट और हुए। पहला, दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था वो काफी ज्यादा था, लोदियों का जो खजाना था, उससे बाबर के जो आर्थिक संकट था, काबुल से भी उसे उतनी आय नहीं मिल रही थी, वो संपत्ति के लिए आया था, संपत्ति उसे मिल गई थी, तो एक उसका वो आर्थिक संकट दूर हो गया। पानीपत को जीतने के बाद अब उज्बेकों से भी उसका पीछा यहां पर छूट गया था। ठीक है, तो काफी फायदा यहां पर हुआ बाबर को इस लड़ाई को जीतने के बाद। अब बात करेंगे, बाबर ने केवल एक युद्ध नहीं लड़ा, उसने टोटल 4 प्रमुख युद्ध लड़े भारत में, जिनमें से एक था पानीपत का। 3 और लड़ाइयां उसने लड़ी, जिसमें दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में लड़ा गया। अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन प्रतिद्वंदी थे, यानी किसके बीच में यह लड़ाई हुई, तो बाबर और राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, इनके बीच में युद्ध हुआ। देखिए, बाबर ने राणा सांगा के ऊपर यह आरोप लगाया, या राणा सांगा को कहा कि आपने संधि को भंग किया है, मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, आपने सहयोग नहीं किया, आपने आगरा पर हमला नहीं किया। तो एक तो यह कारण था इस युद्ध का, लेकिन जो प्रमुख कारण था वो ये था कि बाबर का भारत में रहने की योजना बनाना। देखिए, राणा सांगा को लगा था कि बाबर आएगा, जीतकर लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन अब बाबर भारत में रहने की योजना बना रहा था और उल्टा राणा सांगा को सजा देने की बात कर रहा था, क्योंकि इसने संधि भंग करी, ऐसा बाबर का कहना था।
तो राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर करने के लिए एक गठबंधन तैयार किया। अफगानों के साथ उसने संधि करी, सारे राजपूत राजाओं के साथ उसने संधि करी और एक विशाल सेना उसने बनाई, जिसके बाद युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें अफगानों की सेना भी थी और लगभग सभी राजपूत राजाओं की सेनाएं थी। ठीक है, इसमें लगभग सभी राजपूत सेना थे। मालवा का मेदिनी राय था, महमूद लोदी दोनों थे, आलम खान लोदी, हसन खान मेहवाती, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। महमूद लोदी बेसिकली इब्राहिम लोदी का ही भाई था। ठीक है, 16 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य में युद्ध हुआ। यह स्थान जो खानवा है फतेहपुर सीकरी यानी आगरा से 10 मील की दूरी पर है, आगरा के नजदीक है। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में विस्तार से किया है। जो खानवा का युद्ध है इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में डिटेल से किया है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। सवाल आता है, बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? वो खानवा का युद्ध था। बेसिकली शुरुआत में, क्योंकि राणा सांगा की सेना बहुत ज्यादा मजबूत थी, शुरुआत में जो सीमावर्ती इलाके थे जहां पर मुगलों का अधिकार हो गया था, उसके बॉर्डर वाले इलाके, वहां पर राणा सांगा को बहुत ज्यादा सफलताएं मिली। उससे बाबर की सेना का जो मनोबल था वो काफी ज्यादा टूट चुका था। तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया, यानी कहा कि यह धर्म के लिए लड़ने का समय है, धर्म का साथ देने का समय है, अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने का समय है, ताकि सैनिकों का मनोबल उठे। इसके अलावा बाबर ने खानवा के युद्ध के समय शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। शराब की बिक्री पर, खरीदी पर उसने पूर्ण रूप से बैन लगा दिया बाबर ने। साथ में मुसलमानों पर लगने वाला जो तमगा कर था, एक प्रकार का व्यापारिक कर था, चुंगी कर था, इसको खत्म करने की उसने घोषणा कर दी कि इस युद्ध के बाद हम तमगा कर को खत्म कर देंगे। मुसलमानों पर एक व्यापारिक कर यह उस समय लगता था। ठीक है, ताकि सेना का मनोबल यहां पर उठ सके। क्वेश्चन आता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, किस युद्ध में शराब को बैन किया, किस युद्ध में उसने तमगा कर खत्म किया, या तमगा कर किस मुगल ने खत्म किया? तो बाबर। ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी, यानी काफिरों को मारने वाला, यानी एक तरीके से धर्म योद्धा के रूप में उसने अपने आप को दिखाया। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वो भारत में ही रहेगा। पानीपत के युद्ध के बाद वो योजना बना ही रहा था कि खानवा का युद्ध उसे लड़ना पड़ा। इस युद्ध को जीतने के बाद अंततः उसने निर्णय ले लिया कि अब वो भारत में ही रहेगा। सवाल आया था एक पेपर में, किस युद्ध के बाद उसने निश्चय किया भारत में रहने का? वो खानवा का युद्ध था। ठीक है, क्योंकि जो प्रमुख शक्ति थी राजपूतों की शक्ति, उसे वो हरा चुका था। अफगानों से, अफगान उसके साथ संघर्ष करते रहते थे, अफगानों को ही उसने गद्दी से हटाया। लोधी वंश अफगान थे, तो अफगानों से तो संघर्ष चलेगा, लेकिन राजपूतों की शक्ति वो खत्म यहां पर कर चुका था। इसके बाद इसने एक और प्रमुख युद्ध लड़ा। युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया, जिसमें बाबर और मेदिनी राय यहां पर आपस में लड़े। मेदिनी राय जो था यह भी एक राजपूत सरदार था। अब हम इस युद्ध के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जो चंदेरी राज्य था जहां के मेदिनी राय थे, यह राज्य मालवा यानी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड यानी यूपी का जो इलाका है उनके बॉर्डर पर पड़ता था। ठीक है, मालवा जीतना चाहता था बाबर। मालवा जीतने से पहले चंदेरी राज्य जीतना आवश्यक था। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने में सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, युद्ध के बाद बाबर ने मेदिनी राय की एक पुत्री अपने पुत्र कामरान को और एक पुत्री अपने पुत्र हुमायूं को भेंट स्वरूप यहां पर दी थी। किस युद्ध के बाद? चंदेरी के युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद बाबर ने चौथा युद्ध लड़ा, जो था घाघरा का युद्ध। यह 5 से 6 महीने के बीच में लड़ा गया 1529 में। इसमें बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी यहां पर आपस में लड़े। अफगानों की एक संयुक्त सेना थी, जिसमें बंगाल की सेना, बिहार की सेना सारी शामिल थी। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को हराया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का ही छोटा भाई था। ठीक है, सवाल आता है किसको हराया? तो अफगानों को, और अगर राजा का नाम पूछेगा तो महमूद लोदी। ठीक है, इस युद्ध में बंगाल का शासक नुसरत शाह भी उनका सहयोग कर रहा था अफगानों का। बेसिकली अफगानों लगातार संघर्ष करते रहते थे बाबर से अपना साम्राज्य वापस पाने की। जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह,
ये भी एक तरीके से स्वतंत्र शासक था। बाबर ने भी इसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया और इसके साथ एक संधि करी कि तू अफगानों का साथ नहीं देगा। उसके बावजूद यह अफगानों को सपोर्ट कर रहा था। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर, बिहार में युद्ध हुआ, घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित कर दिया। मध्यकालीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा के तट पर हुआ तो जल में भी और थल में दोनों जगह पर लड़ाई हुई। यह बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने बाबर के 4 प्रमुख युद्धों की बात करी, उनका एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहले उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, 1526 में लड़ा, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बाबर जीता और मुगल शासन की शुरुआत हो गई। फिर उसने खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, बाबर जीता। राजपूत संघ जो था वो पराजित हो गया। चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, चंदेरी पर कब्जा हो गया, मालवा उसने जीत लिया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर और अफगान बंगाल सेना के बीच में, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में भी बाबर जीता और बिहार बंगाल पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो इन चारों का क्रम आपको लगाने को आता है, इन चारों को आप याद करेंगे। जो इनकी एक ट्रिक है, कई बार आपने उस ट्रिक को देखा होगा कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। बाबर के ये 4 प्रमुख युद्ध। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, बाबर की मृत्यु, दफन और मकबरा। 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। शुरुआत में इसे आगरा में दफनाया गया, बाद में शेरशाह सूरी के काल में इसकी अस्थियों को काबुल के बाग ए बाबर में दफनाया गया। देखिए, बाबर की जो अंतिम इच्छा थी वो यही थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए। शुरुआत में इसे आगरा में दफनाया गया, बाद में इसकी जो इच्छा थी उसी के अनुसार शेरशाह सूरी के काल में इसको काबुल में जाकर दफनाया गया। बाबर का जो उत्तराधिकारी था, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया था। इसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाबर को लेकर आती है वो है बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा से बहुत सारे सवाल बनते हैं, अब उनको देखिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, इसे तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है, इसे बाबरनामा या वाकियाते बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में उसके जीवन, उसके विजय अभियानों, भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मुगल वंश के इतिहास का, शुरुआती इतिहास का और मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है बाबरनामा। ठीक है, इसकी आत्मकथा का फारसी अनुवाद पाइंदा खान ने और अब्दुल रहीम खाना ने किया था। दोनों ने साथ में नहीं किया। सबसे पहले इसकी आत्मकथा को फारसी में पाइंदा खान ने लिखा, बाद में अब्दुल रहीम खाना ने लिखा। तो दोनों का नाम याद करेंगे, ज्यादातर आपको अब्दुल रहीम खाना का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले लिडन, अर्स्किन और एल्किंग, इन तीनों ने किया 1826 में। देखिए, बाबर की जो किताब थी बाबरनामा, वो लिखी गई है तुर्की में। तुर्की से फारसी में कन्वर्ट किया उसे इन दोनों ने, फारसी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया इन तीनों ने, और तुर्की से सीधा अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था मिसेज वेबरिज ने 1905 में। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेमोइर्स ऑफ बाबर के नाम से ये सीधा तुर्की से कन्वर्ट किया था अंग्रेजी में। ठीक है, फारसी से अंग्रेजी पूछेगा तो इन तीनों के नाम, तुर्की से अंग्रेजी पूछेगा तो इसका नाम। ठीक है, अपनी पुस्तक में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्य, जिसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, इनका उल्लेख किया है, और 2 हिंदू राज्य जिसमें विजयनगर और मेवाड़, इनका उल्लेख किया है। सवाल आता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने भारतीय हिंदू राजाओं का, मुस्लिम राजाओं का उल्लेख किया है? तो 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। अपनी पुस्तक में इसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, किसको बताया है सबसे शक्तिशाली राजा? कृष्णदेव राय को। अपनी पुस्तक में इसने लिखा है कि भारतीय मारना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसका है कि भारतीय मारना या मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते? ये बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा था। बाबर ने लिखा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहां पर सोने चांदी की अथाह संपत्ति है, यानी कि संपत्ति की कोई कमी नहीं है। अपनी पुस्तक में इसने हिंदुस्तान को कारीगरों का देश बताया है। ठीक है, इसने भारत की जलवायु का वर्णन भी किया है। लिखा है कि यहां नदियों
और पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है। तो भारत की जलवायु का वर्णन तो किया इसने कि काफी सारी चीजें कि यहाँ की जलवायु कैसी है, लेकिन यह भी लिखता है कि नदी और पहाड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, उसने भारत की वनस्पतियों जीव जंतुओं का वर्णन भी विस्तार से अपनी इस पुस्तक में किया है। तो यह है बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा से जुड़े तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बाबर से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। बाबर ने काबुल में चांदी के शाहरुख सिक्के और कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए थे, शाहरुख या शाहरुखी। तो काबुल में जो चलाया चांदी का सिक्का वो शाहरुखी था और कंधार में जो चलाया चांदी का सिक्का वो बाबरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं के नाम होते थे, दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि अंकित होती थी। ठीक है, बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और खुद को बादशाह घोषित किया था। इसको भी ध्यान रखना, पहला शासक दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास में जिसने सुल्तान कहलवाना नहीं अपने को बादशाह कहलवाया। कब उपाधि धारण करी थी बादशाह की? 1507 में। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी नामक माप की शुरुआत भी करी थी। ठीक है, बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबायान नामक पद शैली का विकास किया। तो एक नई तरह की छंद शैली का निर्माण या पद शैली का विकास किया था बाबर ने, जिसे कहा गया मुबायान। बाबर अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल भारत लेकर आया था। एक खेल का नाम था गंजीफा जो कि एक ताश का खेल था, एक खेल था इशकबाजी जो कबूतरों का खेल था। बाबर का प्रिय खेल इशकबाजी था। ठीक है, अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक बाबर ने लिखी और खत ए बाबरी नाम से एक नई पद शैली शुरुआत करी। कुछ जगहों पर दिया है कि उसने अलंकार शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिसाल ए उसज और इसी को खत ए बाबरी कहते हैं। कुछ जगहों पर दिया है कि दोनों अलग अलग थे। आपने बस इतना याद रखना है कि ये दोनों किससे जुड़े हैं? बाबर से। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी करवाया था। बाबर ने जो काव्य लिखे, बाबर की जो पद रचनाएं थी उनका उसने दीवान के नाम से संकलन करवाया जो कि तुर्की भाषा में है। इसने आगरा में जामितिया विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूर ए अफगान कहा गया। आज इसे आराम बाग कहते हैं। ठीक है, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोगों ने कलंदर की उपाधि दी थी, इसको भी ध्यान रखना। मुसलमानों को तमगा नामक कर से इसने मुक्त किया था। किस युद्ध में हुआ? अब आप उसे अच्छे से जानते हैं। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार का अनुयायी था। तो किस सूफी संत को मानता था, किस सूफी सिलसिले से जुड़ा था? नक्शबंदी, और सूफी ख्वाजा थे आपके उबैदुल्ला अरहार। बाबर का सेना नायक था मीर बाकी और इसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी और बाबर के बारे में एक एक चीज को डिटेल से जाना, उसके शुरुआती जीवन को, उसके परिचय को, मुगलों के बारे में बेसिक आइडिया देखा, बाबर के भारत से पहले जो उसने युद्ध लड़े उनको देखा, उस पूरे घटनाक्रम को देखा, भारत आने पर जो आक्रमण उसने शुरुआती आक्रमण करे उनको देखा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खागरा का युद्ध, उसको हमने देखा। उसके बाद बाबर की आत्मकथा से जुड़े तथ्य, उससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्य, उनको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में बात करेंगे मुगल वंश के जो दूसरा शासक था हुमायूं, उसके बारे में विस्तार से। थैंक यू फ्रेंड्स।